जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स प्लस पॉइंट की टू सक्सेस। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी इनपुट क्या होता है, जीएसटी आउटपुट क्या होता है, और जीएसटी इन क्या होता है, और जीएसटी एन क्या होता है, और हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी काउंसिल के बारे में। अगर ये जीएसटी का पार्ट 2 है, पार्ट 1 जीएसटी का 2 पार्ट बनाया है हमने। एक पार्ट 1 है जिसमें जीएसटी का पूरा कॉन्सेप्ट है, उसमें सी जीएसटी क्या होता है, एस जीएसटी क्या होता है, यूटी जीएसटी क्या होता है और आई जीएसटी क्या होता है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स उस वीडियो में है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये पार्ट 2, इसमें हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी इनपुट, आउटपुट, जीएसटी आई एन, जीएसटी एन और जीएसटी काउंसिल के बारे में। फिर ये वीडियो हो जाएगा, जीएसटी टॉपिक हो जाएगा हमारा खत्म। तो सबसे पहले जीएसटी इनपुट क्या होता है। देखो, जीएसटी इनपुट वो होता है, जैसे मान लीजिए कोई सेलर जब कोई गुड्स को परचेस करता है कहीं से, तो उस समय जब वो टैक्स पे करता है, कोई भी पर्सन जब वो गुड्स को परचेस करते समय जीएसटी पे करेगा, तो उस जीएसटी को हम इनपुट जीएसटी के नाम से जानते हैं। अगर वो सेलर अगर गुड्स को बेचेगा, फिर वही गुड्स को वो सेल करेगा प्रॉफिट वगैरह ऐड करने के बाद, तो वो जीएसटी कलेक्ट करता है, तो उस जीएसटी को आउटपुट जीएसटी के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसको, एग्जांपल के साथ देखेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग जैसे मान लीजिए 100, कोई सेलर है वो 100 रुपीज़ का कोई गुड्स परचेस करता है और वो 10%, मान लीजिए जीएसटी 10% है, ये एग्जाम्पल है, 10% वो जीएसटी पे करता है, तो 10% कितना हो गया, 10 रुपये। तो प्रोडक्ट कितने का पड़ा होगा उसको, 110 रुपये का। ठीक, 100 रुपये का गुड्स परचेस किया और 10% जीएसटी पे किया, 10 रुपये, तो उसको कितना टोटल सामान कितने का पड़ा, 110 रुपये का पड़ा। अब आप ये बताइए कि अब ये 110 रुपये का सामान, अब वो मान लीजिए वही उसको सेल करेगा। जब वो उसको सेल करेगा तो ऐसा कौन सा सेलर दुनिया में है, जरा ये बताइए, कि जो जितने में खरीदे उतने का ही बेच दे। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है? कभी नहीं। तो वो क्या करेगा, प्रॉफिट ऐड करेगा। तो मान लीजिए 100 रुपीज़ का वो परचेस किया, तो वो 150 रुपये, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, ये एग्जाम्पल है। मान लीजिए 150 रुपये वो क्या किया, सेल किया 150 रुपये में। अब ये जो 150 रुपये है, ठीक, इसमें अब इसका भी 10% लगेगा, 10%, ठीक, तो कितना हो जाएगा, 15 रुपये। तो इसको कितना मिलेगा, 150 और 15, 165, 165 रुपीज़ इसको कलेक्ट होगा विथ जीएसटी। अब इसमें हमको ये देखना है कि इनपुट जीएसटी क्या है और आउटपुट जीएसटी क्या है। देखिए, बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए वो प्रोड्यूसर, जो सेलर है, वो 100 रुपीज़ का सामान खरीदा और वो जीएसटी के रूप में 10 रुपये वो पे कर दिया। तो ये जो 10 रुपये है वो कौन सा जीएसटी है, ये है इनपुट जीएसटी। ठीक, ये 10 रुपये जो उसने पे किया है परचेस करते समय, तो वो इनपुट जीएसटी है। अब जो वो उसको सेल किया है 150 रुपये में, तो इसका भी 10%, 150 रुपये का 10% कितना होगा, 15 रुपये होगा। तो ये 15 रुपये फिर जीएसटी लगा, तो टोटल 165 रुपये का वो गुड्स कस्टमर को पड़ा होगा। ठीक, अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि अब वो सेलर सोचेगा कि ये तो हम 10 रुपये परचेस करते समय जीएसटी पे कर चुके हैं, अब हम सेल कर रहे हैं तो हमको 15 रुपये जीएसटी मिल रहा है, तो 15 रुपये ये वाला भी जीएसटी, वो तो 10 रुपये हम पे कर चुके हैं ऑलरेडी, और ये 15 रुपये ये भी, मतलब हम अब कितना देंगे, 25 रुपये जीएसटी पे करेंगे। नहीं दोस्त, 25 रुपये बहुत ज़्यादा और हमको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया है कि आप जैसे जैसे आप स्टेज को पार करेंगे, सेल्स वाले स्टेज को, तो आप जितना कलेक्ट करेंगे जीएसटी को, जितना आप आउटपुट जीएसटी कलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 15 रुपये जीएसटी कलेक्ट हुआ क्योंकि स्टेज 1 है। फिर जैसे आप आगे जैसे जैसे आप जाएंगे, वहाँ पे जितना आपको जीएसटी कलेक्ट होगा, तो जो पिछला वाला आपका जीएसटी है, ये जो 10 रुपये है, जो पिछला वाला जीएसटी है, आप उसको माइनस कर लेंगे। ठीक, तो जैसे मान लीजिए कि आप पहले से 10 रुपये पे कर चुके हैं, फिर आपने 15 रुपये कलेक्ट किया, तो इसमें से 10 रुपये वो पहले वाला भी तो है। ठीक, तो पहले वाला 10 रुपये इसको हम माइनस कर लेंगे, तो 15 रुपये है, इसमें से 10 रुपये माइनस हो जाएगा पहले वाला, तो अब कितना बचेगा, 5 रुपये। तो आपको टोटल 15 रुपये जीएसटी गवर्नमेंट को देना है। 10 रुपये आप पहले दे चुके हैं, और ये 15 रुपये जो 10% आया है, इसमें से बस 5 रुपये आपको गवर्नमेंट को देना है। 10% तो पहले ही वाला है, आगे समझ में? ठीक,
तो ये हो गया आउटपुट जीएसटी। अब बात करते हैं प्रॉफिट की, कैसे कोई सेलर अपना प्रॉफिट कैसे निकालता है। सबसे पहले आप कितने में प्रोडक्ट सेल हुआ, 165 रुपये में, 165, ठीक। और परचेस खरीद के कितने में लाया था, देखो इसमें जीएसटी वगैरह सब इंक्लूड है, खरीद के लाया था 110 रुपये का, तो सीधा सीधा है आप 165 में 110 को घटाएंगे तो आएगा 55 रुपीज़, ठीक, 55 रुपीज़। ये देखिए ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, अब इसमें जीएसटी भी तो है, इसमें जीएसटी इनपुट आउटपुट दोनों है, ठीक है। 10 रुपये पहले जो पे किए हैं, 5 रुपये ये वाला, तो इसमें टोटल 15 रुपये जीएसटी आप पे कर चुके हैं, तो अब ये कितना आएगा, 40 रुपये। ये आपका नेट प्रॉफिट कहलाएगा। अब यही जो 15 रुपये है ना, इसी को रिटर्न किया जाता है गवर्नमेंट को। अगर यहीं पे आप इसको रिटर्न नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये कहा जाएगा कि आप जीएसटी का घोटाला कर दिए हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक। ये हो गया आपका इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी। जैसे जैसे आप इस स्टेज को क्रॉस करेंगे तो जो पिछला वाला जीएसटी होगा आप उसको घटा लेंगे, और जो बचा हुआ जीएसटी है आप उसको जोड़ के वापस कर देंगे गवर्नमेंट को। नेक्स्ट टॉपिक है जीएसटी आईएन क्या होता है। जीएसटी आईएन का फुल फॉर्म होता है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिससे आपकी पहचान होती है कि आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लिया है। देखिए ये 15 डिजिट का एक कोड होता है, 15 डिजिट का आपका कोड होता है। देखिए ये 15 है। ये जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जीएसटी एक नेटवर्क है, इसके बाद वो पढ़ाएंगे जीएसटी नेटवर्क, तो उसमें आप अप्लाई करेंगे, लॉगिन करेंगे जाकर, तो आपको एक 15 डिजिट का एक हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको ये नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो गया। इसका नाम होता है जीएसटी आईएन, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसमें से जो ये 2 डिजिट होता है ये आपके स्टेट को दर्शाता है कि आपका स्टेट कोड क्या है। ये 2 अंक होता है स्टेट का। फिर इसके बाद ये जो है इतना, ये पैन नंबर हमारा होता है, पैन कार्ड नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, ये पैन नंबर होता है मेरा। और ये जो लास्ट का जो 3 डिजिट दिख रहा है, ये जो जीएसटी का जो वो मशीन होता है वो एक यूनिक कोड अपने से बना देता है, मतलब अल्फ़ाबेट, आपका नाम का पहला अक्षर जैसा भी वो अपने हिसाब से वो कोड बना देगा। तो ये होता है आपका जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये देता कहाँ से, मिलता कहाँ से ये जीएसटी नंबर, ये मिलता है जीएसटी नेटवर्क। जीएसटी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो पूरे जीएसटी के सिस्टम को संभालता है। जीएसटी के सिस्टम को संभालने का मतलब है कि वो कितना आप सीजीएसटी कहाँ से ले, कितना जीएसटी आपको मिला, कितना आप रिटर्न कर रहे हैं, कितना सीजीएसटी है, कितना एसजीएसटी है, यूटी है, सारा कुछ ट्रांजैक्शन वहाँ पर आपको मिलता रहेगा, पता चलता है। तो जीएसटी नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो संपूर्ण जीएसटी को कंट्रोल करता है। तो वहीं से ये जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी काउंसिल के बारे में, जिसको हम जीएसटी परिषद भी कहते हैं। जीएसटी काउंसिल का काम जो होता है वो जैसे जीएसटी से रिलेटेड, ये एक तरीके का एक कमेटी होता है जिसका काम होता है कि जीएसटी से रिलेटेड विवादों को समाप्त करना, और टैक्स रेट, जीएसटी का टैक्स रेट स्लैब जो होता है वो डिसाइड करना, उसको घटाना बढ़ाना, सब इसका काम होता है। तो जीएसटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो कंट्रोल करना जीएसटी काउंसिल का काम है। तो जीएसटी काउंसिल जो हमारे देश में आया है, जो हमारे संविधान में इसको जगह दिया गया है, वो है आर्टिकल 279A, ठीक है। तो देखिए लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका कहाँ पे इसका किस में मेंशन किया गया है, तो जीएसटी काउंसिल हैज़ बीन इस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 279A में, याद रखिएगा आर्टिकल 279A में जीएसटी का उल्लेख किया गया है, जीएसटी के बारे में लिखा गया है। फिर इसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच कॉन्स्टिट्यूट, दिस इज ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब देखिए कुछ लोगों को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में नहीं पता होगा। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है कि जिसमें मेंबर स्टेट और सेंट्रल दोनों के होते हैं, ठीक है। अगर केवल ओनली स्टेट के अगर मेंबर होते तो वहां पर नाम हो जाता स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अगर केवल सेंट्रल के मेंबर होते जीएसटी काउंसिल में तो उसका नाम हो जाता सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। लेकिन अगर जिस इसमें दोनों स्टेट
और सेंट्रल दोनों के मेंबर आते हैं तो उसका नाम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। तो जीएसटी काउंसिल में जो मेंबर्स लोग होते हैं उसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों के मेंबर आते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल कि जीएसटी काउंसिल जो होता है, जीएसटी परिषद जो होता है, इसको यहाँ पर याद रखने वाली जो बात है वो कि आर्टिकल 279A में इसको लिखा गया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं मेंबर्स की। तो जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं? तो कुल 33 मेंबर होते हैं, 33 सदस्य होते हैं इसमें। कितने सदस्य होते हैं? 33 सदस्य। अब 33 सदस्य में कौन कौन होगा? तो सबसे पहले नंबर पे एक होता है इसमें फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब वित्त मंत्री, जो इस समय वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण है। ठीक है, तो एक वित्त मंत्री होगा। और फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू, और उसी केंद्र फाइनेंस मिनिस्टर का एक स्टेट इंचार्ज होगा। ठीक है, स्टेट इंचार्ज मतलब वही जो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड करेगा कि वो कितने आएंगे। ठीक है, तो वहां से एक इंसान, एक पर्सन हो जाएगा। तो एक हो गया फाइनेंस मिनिस्टर से, जो कि इसका चेयर पर्सन होता है, एक पर्सन। और उसके बाद एक आपका यूनियन मिनिस्टर का स्टेट इंचार्ज होगा। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा आपका मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ द फाइनेंस नॉमिनेटेड बाय द ईच स्टेट। अब देखिए, जितने भी हमारे यहाँ देश में जितने भी स्टेट हैं, ठीक है, तो कुल मान लीजिए 28 स्टेट हैं, तो 28 स्टेट के एक एक फाइनेंस मिनिस्टर तो होंगे ना, वित्त मंत्री एक एक स्टेट के होंगे। तो वहाँ से एक एक फाइनेंस मिनिस्टर चुन लिए जाएंगे। 28 लोग हो गए, तो टोटल कितना हो गया? 28 29 30। ठीक है, 30 लोग हो गए। अब इसके बाद 3 पर्सन यूनियन टेरिटरी से आएंगे। 3 पर्सन यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे, और वो केंद्र शासित प्रदेश वही होगा जिसका अपना खुद का विधानसभा होगा। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर, पांडुचेरी और दिल्ली, ये 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका अपना खुद का एक विधानसभा है। ठीक है, तो ये इसमें भी अब देखिए विधानसभा अपना बनाया है, तो इसमें भी एक वित्त मंत्री, यहाँ से भी एक उनके आ जाएंगे, एक पर्सन, यहाँ 3 लोग। तो 3 यूनियन टेरिटरी से हो जाएंगे कितने? कुल मिला के 28 29 30 3 33 सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल में टोटल 33 सदस्य होते हैं। एक आपका फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, जो कि चेयर पर्सन होता है, और एक जो होता है आपका स्टेट का, मतलब एक स्टेट से चुना जाएगा, वो भी फाइनेंस मिनिस्टर का ही तरफ से वो आएगा। ठीक, उसके बाद 28 राज्य से एक एक वित्त मंत्री आ जाएंगे, और 3 केंद्र शासित प्रदेश से यानी यूनियन टेरिटरी से आते हैं। तो ये हो गया आपका जीएसटी काउंसिल। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे बातें हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो जीएसटी में, जिनको जीएसटी से बाहर रखा गया है। जैसे पहले नंबर पे आता है आपका पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल अब क्यों बाहर रखा गया इसको, इसके बारे में भी आपको बता रहे हैं। पेट्रोल, वाइन, शराब, ठीक है, उसके बाद गैस और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पेट्रोल, वाइन, गैस और इलेक्ट्रिसिटी को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने ये सोचा है, क्योंकि देखेंगे आज भी पेट्रोल का रेट हर स्टेट में आपको अलग अलग मिल जाएगा। दिल्ली में आप जाके देखेंगे वहाँ का पेट्रोल का प्राइस अलग है, एमपी में अलग है, यूपी में अलग है। गैस भी हर जगह प्राइस इसका अलग है, बिजली का हर जगह अलग है। तो इसका रीजन एक ही है, क्योंकि जीएसटी लाने का एकमात्र एक ही उद्देश्य था कि 1 नेशन 1 टैक्स होगा, तो प्राइस भी गुड्स का एक ही हो जाएगा। तो इन चीज़ों को जीएसटी से बाहर रखा गया है। अगर जीएसटी काउंसिल अगर जा जाए तो इन चीज़ों को भी जीएसटी के अंदर लेके खींच के चले जाएगी, लेकिन अभी इसके बारे में कोई बात नहीं किया गया है। इसके पीछे एक बात है, जान रहे क्यों इसको बाहर रखा गया है? जीएसटी में इसको बाहर रखने का मतलब सबसे बड़ा उद्देश्य ये है क्योंकि गवर्नमेंट का सबसे बड़ा अर्निंग का सोर्स यही माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर देखिए जीएसटी का जो स्लैब होता है, स्लैब का मतलब वो टैक्स रेट कितना होता है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%।
28%, ठीक। तो इतने जीएसटी के स्लैब होते हैं। तो अलग अलग कमोडिटी पे अब कुल कितने 1200, 1300, 1700 कुल कमोडिटीज में आते हैं, तो यहाँ पर उतना बताना पॉसिबल नहीं है। हाँ, हम आपको ऐसे ऊपर ऊपर बता सकते हैं कि कितने कितने जो है कमोडिटीज में आते हैं इस टैक्स रेट स्लैब में। तो अब इन सभी में इनको जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। अब देखिए, गवर्नमेंट अगर कमाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 28%, जो कि लग्जरियस थिंग पे लगता है। जो जैसे आपको कोई लग्जरी कार वगैरह, स्कूटर या फिर जो भी बाइक वगैरह परचेस करेंगे तो उसमें 28% लगता है। अगर पेट्रोल की बात करें, अगर पेट्रोल पर जीएसटी लगेगा ना, तो जीएसटी लगने के बाद पेट्रोल का प्राइस 35-40 रुपए हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा, तो गवर्नमेंट का इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इस रीज़न से वो क्या किया, इस पर अलग से टैक्स जोड़ा जाता है, तब जाके गवर्नमेंट का फायदा होता है। तो इसलिए इस चीज़ों को, पेट्रोल, वाइन, गैस और इलेक्ट्रिसिटी को जीएसटी से बाहर रखा गया है, ठीक है। अब टैक्स रेट स्लैब की बात करें, तो टैक्स रेट स्लैब देखिए 0% में उन कमोडिटी को रखा जाता है जो इसेंशियल हैं, जो जरूरी हैं, नेसेसिटीज हैं, जिनके बिना कोई काम, जैसे मेडिसिन वगैरह हो गया, ठीक है, खुला वाला मिल्क हो गया, ये सारी चीज़ें जो 0% के स्लैब में रखे गए हैं। उसके बाद 5% वाले में आप क्या आएंगे, वो जैसे कि आप क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जैसे चाय पत्ती हो गया, या फिर जो डेली बेसिस पे जो यूज़ करने वाले कमोडिटीज़ हैं, जो यूज़ करे जाते हैं आपके घर में, वो चीज़ें आएंगी इसमें। जैसे अब राइस हो गया, वीट हो गया, चावल, गेहूँ, ये सारी चीज़ें ये 5% है। आप जैसे पैकेट वाली चीज़ें कुछ ने भी लेंगे तो आपको 5% टैक्स देना होगा। अब देखिए, आपको फिर ये बता रहे हैं कि ये 5% है, तो इसमें भी दो चीज़ें, CGST 2.5%, SGST 2.5%। 12% वाले में, जैसे 12%, अब जैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे ना, थोड़ा सा आप अच्छे क्वालिटी वाले में जाएंगे तो आपका टैक्स का क्वालिटी भी बढ़ता जाएगा, ठीक है, मतलब टैक्स आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो 12% में जैसे आप जो है पैकेट वाला जितने भी कमोडिटी खरीदेंगे, जैसे पैकेट पनीर आता है या फिर जो भी वो उस पर 12% लगता है, ठीक। फिर इसके बाद 18% में जो थोड़ा सा और लग्जरी होते हैं, थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी के होते हैं, जैसे हेयर ऑयल हो गया, ठीक है, कंडीशनर हो गया, शैम्पू हो गया, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट इसमें आते हैं 18% में, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ये आपका 18% में आएगा। तो 9% आपका CGST, 9% SGST, ठीक है। ये तो आपको आसानी समझ में आएगा। 28% में उन चीज़ों को रखा गया है जिसके बिना आपकी ज़िंदगी आसानी से चल सकती है, मतलब वो जो दिखावटी वाली चीज़ें होती हैं, लग्जरियस थिंग होते हैं, ठीक है, जैसे कार, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ये परचेस करेंगे तो आपको 28% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये है जीएसटी के स्लैब। जीएसटी काउंसिल भी हम लोगों ने पढ़ा, जीएसटी इन क्या होता है, जीएसटी एन क्या होता है, ठीक है। तो जीएसटी इन के बारे में हम लोग पढ़े थे कि जीएसटी इन जो होता है वो हमारा नंबर होता है, जीएसटी एन जो हमें जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो हमें प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।